हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस लिए हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा उनका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो पराध्वनि यानी कि पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड्स, तो ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। तो ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं ये पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। और पूछा गया है कौन ये ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकता है। तो पोर्पोइस, ये जो है डॉल्फिन की तरह एक समुद्र में रहने वाला जीव होता है और ये पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा चमगादड़ भी पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और उसी के द्वारा वो चल पाते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। तो ये होती हैं श्रव्य ध्वनियाँ, जिसको इंसान सुन सकते हैं। और इससे ऊपर की यानी कि 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि यानी पराध्वनि नहीं सुन पाएंगे। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो भी इंसान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। ये होती हैं अपश्रव्य ध्वनियाँ। अपश्रव्य ध्वनियाँ जिनको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान नहीं सुन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। तो प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी, ये क्या होता है। तो ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि प्रतिरोधकता अगर किसी पदार्थ की ज़्यादा होगी तो उसके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाएगी और वो विद्युत का बुरा चालक होगा। ठीक है, बैड कंडक्टर होगा। और जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होगी वो विद्युत का अच्छा चालक होगा, गुड कंडक्टर होगा। जैसे कि चांदी है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। और पारा जो है, धातुओं में पारा जो है ये सबसे बैड कंडक्टर होता है और इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्रम अरेंज करना है, तो आप देख लीजिए जिसमें सबसे कम दिखाया गया हो चांदी का, तो इसमें आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में चांदी का सबसे कम दिखाया गया है रेजिस्टेंस और पारे का सबसे ज़्यादा। तो यही ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पारा है, फिर जो है निकिल है और उसके बाद ये है टंगस्टन और ये है अर्जेंटम यानी कि चांदी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, ये सभी जो है चौथे फोर्थ पीरियड के तत्व हैं। और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32 होता है। आर्सेनिक का होता है 33 और सेलेनियम का होता है 34 और ब्रोमीन का होता है 35। तो ये सभी जो है फोर्थ पीरियड यानी चौथे पीरियड के तत्व हैं। तो इसमें एक का हम निकाल लेंगे, एक की कितनी कक्षा होगी। तो आपको पता है कि किसी भी आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं उनकी कक्षों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जर्मेनियम का अगर निकाल के देखेंगे, 32 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28 और 4, 32। ठीक है, तो इसकी 4 कक्षाएं यहाँ पे बनी। तो यानी जो तत्व हैं ये चारों, इन सभी की 4 कक्षाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम की आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 है, तो यहाँ पे आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सेलेनियम की आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ब्रोमीन की आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पूछा गया है कितनी कक्षाएं होती हैं, तो सभी की 4 कक्षाएं होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो किसी परमाणु का उप परमाणु कण इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो परमाणु जो है ये किससे मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो ये इसके उप परमाणु कण हैं। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके। तो यहाँ पे जीनॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। जीनॉन क्या है, ये 18वें ग्रुप का एक तत्व है। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, Xe। और यहाँ पे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की किसने की थी, तो प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, कुछ बुक्स में रदरफोर्ड लिखा मिलता है, तो रदरफोर्ड ने खोज नहीं की थी बल्कि प्रोटॉन का
नाम दिया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो जो एटम होता है परमाणु, उसमें बीच में जो है नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। 4 कक्षाएं होती हैं, के एल एम एन। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और फिर जो है एल सेल होती है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर उसके बाद एम सेल होती है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। और फिर उसके बाद एन सेल होती है, चौथी कक्षा, जिसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बीच में है, इसको नाभिक कहते हैं, नाभिक। और ये सभी जो है आपस में नाभिकीय बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल के द्वारा बंधे रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं, सभी नाभिकीय बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। और नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पे अपवर्तनांक का सही आरोही क्रम बाएं से दाएं क्या होगा ये बताना है। तो अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की गति पे कुछ प्रभाव पड़ता है, या तो वो धीमी हो जाती है या तेज हो जाती है, और उसकी दिशा भी मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं सबका कुछ अपना अपना अपवर्तनांक होता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति ज़्यादा तेज नहीं चल पाती है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की गति आसानी से गुजर सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे आसानी से बर्फ़ से प्रकाश की किरण निकल पाएगी। ठीक है, तो बर्फ़ जो है सबसे ज़्यादा इसमें बी ऑप्शन में दिखाया गया है, बर्फ़ का अपवर्तनांक सबसे कम होगा क्योंकि इसमें आसानी से प्रकाश की किरण गुजर जाएगी। फिर उसके बाद केरोसिन, फिर बेंजीन, फिर सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है इन ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की गति सबसे धीमी गति से चल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो पौधों को कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये सरल ऊतक का एक प्रकार है जो कि पौधों को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है पैरेनकाइमा, ये भी सरल ऊतक है। और ये क्या कार्य करता है? ये प्रकाश संश्लेषण और फूड स्टोरेज में सहायता करता है। कोलनकाइमा ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और संरचना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सरल ऊतक हैं, ये सरल ऊतक हैं। और सबसे ऊपर है जाइलम। तो जाइलम जो है जटिल ऊतक है। इसके अलावा फ्लोएम जो है ये भी जटिल ऊतक होता है। जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में क्या पहुंचाता है? जल पहुंचाता है। और फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में फूड पहुंचाता है, खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो भार जो होता है ये क्या होता है? द्रव्यमान और ग्रेविटी का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे भार सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पे जो है ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो यानी कि भार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम ग्रेविटी कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। तो मत्स्य यानी जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं, इनमें स्यूडो कॉलम नहीं पाया जाता है। स्यूडो कॉलम पाया जाता है किसमें? एस्केलमेंथीज यानी कि निमोटोडा संघ के प्राणियों में स्यूडो कॉलम पाया जाता है, जैसे कि एस्केरिस है जो कि निमेटोडा संघ का प्राणी है। तो इसमें स्यूडो कॉलम की उपस्थिति होती है, मत्स्य में नहीं होती है। और दिया गया गलफड़ों के द्वारा सांस लेना। तो मछलियाँ जो है गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। और हड्डी और उपास्थि का अंतः कंकाल। तो मत्स्य वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उसमें हड्डी और उपास्थि का अंतः कंकाल होता है। और सल्क का बहिर्कंकाल, तो जो उनका बाहरी कंकाल होता है वो सल्क से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तीनों मत्स्य वर्ग की विशेषताएं हैं। स्यूडो कॉलम की उपस्थिति ये नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल। तो गर्भनाल का कार्य होता है, ये भ्रूण के जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं
तो उसको बाहर निकालने का कार्य करता है और साथ ही भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर की वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो शर्करा यानी कि शुगर, तो ब्लड शुगर ये जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता कैसे चलता है, किसकी कोशिकाओं द्वारा? तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय या पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटन ये एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, और ये किससे मिश्रित करके बनाया जाता है? तो ये कॉपर और निकिल, कॉपर और निकिल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो कॉपर इसमें कितना होता है? लगभग 55% इसमें कॉपर मिलाया जाता है और 45% निकिल मिलाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन जो है किनका मिश्रण होता है? कॉपर और निकिल का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 6 मिनट दिया गया है, टाइम है 6 मिनट। इसको हमें सेकेंड में चेंज करना होगा क्योंकि एसआई यूनिट टाइम की सेकेंड होती है। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और दिया गया है 0.6 एम्पियर करंट दिया गया है, तो आई इक्वल टू हो गया 0.6 एम्पियर। और हमें निकालना क्या है? आवेश, विद्युत आवेश निकालना है, यानी क्यू का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आई का मान कितना है? 0.6 इंटू टी कितना है? 360। तो 360 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 216 कूलाम, ये विद्युत आवेश का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 216 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलो के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। एम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। जी का मान कितना है? तो जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच का मान दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, तो 20 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 200 हो जाएगा, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल आ जाएगा वर्क डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, 400 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो एक गिलास है इस तरह से और इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर एक सिक्का है। ठीक है, अगर हम इधर से कार्ड को धक्का देते हैं तो कार्ड जैसे ही हटता है सिक्का जो है गिलास में नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है? ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई वस्तु जिस स्थिति में है अगर वो गतिमान है तो उसी तरह गतिमान रहना चाहती है, अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। तो जब हम कार्ड को धक्का देते हैं तो सिक्का जो इसके ऊपर है वो स्थिर है तो वो उसी जगह स्थिर रहना चाहता है, और कार्ड को धक्का देते हैं तो कार्ड आगे चला जाता है और सिक्का जो है कोई सपोर्ट ना होने की वजह से नीचे गिर जाता है। तो ये जड़त्व के नियम के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम, और ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर जो है ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो इसलिए वहाँ पर भार भी जो है 6 गुना कम होगा, क्योंकि भार जो है वेट किसके बराबर होता है? m/g के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी अगर 6 गुना कम हो जाएगी तो चंद्रमा पे भार भी 6 गुना कम हो जाएगा। और द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा? तो द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए द्रव्यमान वही रहता है, भार चेंज होता है, ग्रेविटी अलग अलग होने के कारण भार अलग अलग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 1/6 गुना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें एसिड होता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है मधुमक्खी अपने डंक के द्वारा, तो जिससे हमें जलन होती है, दर्द होता है।
और चींटियाँ जब काटती हैं तो भी जलन इसी कारण से होता है, क्योंकि वो भी फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। तो इसका इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है एंटासिड का, जो कि बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा जो है एक एंटासिड की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्षार होता है, क्षारीय होता है, तो ये एंटासिड की तरह कार्य करता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? तो यहाँ पे दिया गया है 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, यानी कि वर्क डन जो है किसके बराबर है, 9800 जूल के बराबर है। ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, M/G/H। ठीक है, 9800 दिया गया है वर्क डन ऑलरेडी, और M कितना दिया गया है, 70 किलोग्राम। यहाँ पे ये भार नहीं होगा, द्रव्यमान होगा, 70 किलोग्राम का द्रव्यमान। भार जो है न्यूटन में होता है, किलोग्राम में नहीं। तो यहाँ पे 70 किलोग्राम M की जगह लिखेंगे, और G का मान हम 10 ले लेंगे, और H हमें निकालना है कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 9800/70 × 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और 7 से 98 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 14 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु क्रमांक। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उनके गुण लगभग समान होते हैं, जैसे कि उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। तो हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कर लेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 10 2 12, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का तत्व होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में जितने भी तत्व होंगे उनकी आखिरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे किसकी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका अगर हम 19 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 8 18 और 1 19, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है उस ग्रुप का तत्व नहीं है। 13 वाले का करेंगे तो 2 8 10 3 13, 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में, तो ये भी उस ग्रुप का नहीं है। 11 वाले का करेंगे तो 2 8 10 1 11, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है। और 4 वाले का करेंगे तो 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी कक्षा में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये सेम ग्रुप का तत्व है, ये भी दूसरे ग्रुप का तत्व है। वैसे ये कौन सा तत्व होता है, 4 होता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि बेरिलियम जो है इसी ग्रुप का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसमें मोलों की संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा पूरे का। ठीक है, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस सल्फर का कितना होता है, तो 32 होता है, और सल्फर का 1 ही एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो ऑक्सीजन का 1 का होता है 16U, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 32 + 64, और ये कितना हो गया 98U। ये पूरे का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यानी मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 98 ग्राम। 98 ग्राम में 1 मोल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 98 ग्राम यानी कि 1 मोल, और हमें 25 ग्राम में निकालना है। 1 ग्राम में अगर पता करना हो तो ये हो जाएगा 1/98, और 25 ग्राम में निकालना है तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 25/98 ये हो जाएगा। और जब हम 98 से 25 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.255 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं, जो कि वर्क डन अपॉन टाइम होती है। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है शक्ति की, तो इसकी वाट जो है SI यूनिट होती है। और इसके अलावा शक्ति की और भी इकाइयाँ होती हैं, जैसे किलोवाट होता है, हॉर्स पावर होता है,
ठीक है, तो ये जो है इसकी यूनिट होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कॉर्क सेल क्या होता है, कॉर्क सेल जो पौधे होते हैं, तो पौधों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो डेड सेल की लेयर होती है, जो कि इसके अंदर हवा और पानी को नहीं जाने देती है, उसी को कहते हैं कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल के अंदर जो है केमिकल होता है सुबेरिन नाम का, जो कि पौधों में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुबेरिन नाम का केमिकल होता है जो कि पौधों के अंदर गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, उसको क्या कहते हैं। तो पौधे में स्रावित होने वाला जो हार्मोन है जो सूरज की रोशनी की ओर पौधों को झुकने के लिए प्रेरित करता है, उसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन ये फूलों के बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है और इसके अलावा पौधों की ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और इसकी जब हम क्रिया कराते हैं किससे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब हमें प्राप्त होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहते हैं। और इसके अलावा क्या प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है यानी कि वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।